गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह का नमस्कार। एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। केयर वॉज फाउंडेड इन ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी रोम। अब ये केयर क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ये केयर करने वाला नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। केयर का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट, cooperative for assistance and relief everywhere। ये फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव का। सी का हो गया कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है। कोऑपरेशन करके रखना है किसके लिए? रिलीफ एवरीवेयर, ताकि सभी व्यक्तियों के लिए क्या हो सके? आरामदायक वो चीजें हो सके, ठीक है। केयर का मतलब फुल फॉर्म होता है केयर का। कोऑपरेशन मतलब होता है सबके साथ में मिलजुल कर असिस्ट करना है उसको। किसके लिए? फॉर द एवरीवेयर। रिलीफ मतलब आराम देने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को आराम देने के लिए ऐसी चीजें वहां पे बनाई गई थी कि जो कि केयर प्रोवाइड किया गया था। और ये क्या है ये सबसे पहले जानिए। तो यह एक इंटरनेशनल एजेंसीज होती है जो कि पब्लिक के हेल्थ को देखते हुए, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले रहते थे उनको, उन सभी को देखते हुए कि उनका एजुकेशन, स्पेशली रूप से जो वुमेन्स थी उनको, क्योंकि वुमेन्स को क्या बोला गया है? सोसाइटी का केयर ऑफ हार्ट बोला गया है। क्या बोला गया है वुमेन्स को केयर के अंडर में? हार्ट ऑफ कम्युनिटी का हार्ट कौन है? वुमेन्स है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इलिटरेसी का रेट, या अगर हम देखें उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम या डिसीज कंडीशन भी देखें, सबसे ज्यादा वुमेन्स के अंडर में देखने को मिलता था। तो इन चीजों को देखते हुए क्या फाउंड किया गया? केयर जो इंटरनेशनल एजेंसी थी वो फाउंड की गई। कब की गई थी? सेकंड वर्ल्ड वॉर में। हमारे इंडिया के अंडर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता था, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता था। वर्ल्ड वॉर मतलब युद्ध का टाइम चलता था। पहले युद्ध का टाइम चलता था। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? इसका डेट क्या है आपका? 1940 से लेकर 28 जुलाई। अगर हम बात करें वहीं पे फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, युद्ध का टाइम जो था अपने वर्ल्ड में, कब हुआ था? तो 28 जुलाई से लेकर आपका 1914 तक, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था और कब तक हुआ था? 1918 तक। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक, 1945। और इस वर्ल्ड वॉर में क्या बनाया गया था आपका? केयर जो बनाया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, केयर जो 1939 और 45 के बीच में चला था। तो इसके बीच में क्या फाउंड हुआ आपका? वर्ल्ड वॉर। ये कब फाउंड किया गया था? 45 में वर्ल्ड वॉर फाउंड किया गया था। सॉरी, केयर कब फाउंड किया गया? 1945 में। तो ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पे फाउंड, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे फाउंड किया गया था सबसे पहले? तो 1945 में सबसे पहले फाउंड किया गया था नॉर्थ अमेरिका में। क्या फाउंड किया गया था? नॉर्थ अमेरिका में। बात वहीं पे करें हम, जो इसका इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था रखने का, जो एजेंसी चलाने का मतलब था, क्या मतलब था इसका? कि जो इलिटरेसी रेट थी, जो शिक्षा का क्षेत्र था उसको इम्प्रूव करना था। जो इन्फेक्शन जैसे HIV एड्स वगैरह बीमारियां जो होती थी उसको प्रिवेंट करना था। वाटर, ताकि पहले पानी और बिजली का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, तो वाटर सैनिटेशन का इंक्रीज करना था। इकोनॉमिकल कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव करना था। तो ये स्पेशली रूप से इस केयर को चलाने का मतलब था, ठीक है। बात वहीं पे करें हम इंडिया में फिर केयर कब, ये ऑपरेशन इंडिया में कब चलाया गया? यही ऑपरेशन एजेंसी तो 1945 में आपका वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका के अंडर फाउंड किया गया। बात वहीं पे करें इंडिया में, तो इंडिया में कब किया गया? ये ऑपरेशन कब चलाया गया? 1950 में। और इंडिया का मेनली फोकस था 6 to 11 ईयर के जो बच्चे थे, 6 से 11 साल के जो बच्चे थे, स्पेशली रूप से ये जो प्रोग्राम था ये फाउंड करके किसके सपोर्ट में वर्क किया? ICDS के सपोर्ट में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के सपोर्ट में क्या किया गया था? ये प्रोग्राम चलाया गया था। स्पेशली रूप से डेवलप किया गया हेल्थ को उनके, और स्पेशली जो 6 साल से 11 साल के जो बच्चे थे उनमें सबसे ज्यादा एनीमिया के प्रॉब्लम को देखने को मिलता। तो एनीमिया को कंट्रोल करना था, ठीक है। बेटर हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था, चाहे बच्चों का जो हेल्थ है वो अच्छे से सर्वाइव हो सके, और इम्प्रूव करना था रिप्रोडक्टिव की चाइल्ड हेल्थ और फैमिली प्लानिंग को। किसको इम्प्रूव करना था? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग को। और डिजास्टर को मैनेजमेंट किया जाता था, ठीक है। तो इसको देखने के लिए स्पेशली रूप से जो इंडिया के अंदर चलाया गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट को चलाने का, इस ऑपरेशन को चलाने का इंडिया के अंदर मेन एम क्या था? कि इन चीजों को प्रिवेंट करना था, ठीक है। इंप्रूव किसको करना था? हेल्थ को इंप्रूव करना था।
देन वहीं पे जो ऑप्शन में दिए हैं इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जेनेवा जो है वो WHO का हेड क्वार्टर है। WHO कब चलाया गया था? 7 अप्रैल 1948 में WHO चलाया गया। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है। बात वहीं पे हम रोम की बात करें, FAO फूड एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में ये भी चलाया गया था। आपका केयर भी 1945 में चलाया गया आपका FAO, लेकिन ये कहाँ चलाया गया था? नॉर्थ अमेरिका के अंडर। वहीं पे 1950 में कहाँ चलाया गया? ये इंडिया के अंडर में। तो 1945 में FAO चलाया गया फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली रूप से फार्मर को देखते हुए, मतलब यहाँ पे कृषि को देखते हुए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। कनाडा के यहाँ कनाडा का स्पेशली जो वर्क था यूनाइटेड नेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय संघ में, यूनाइटेड नेशन मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय संघ में कोई भी अगर हेल्पिंग मेंबर की तरह, एक कोऑर्डिनेशन मेंबर की तरह वर्क करता था कनाडा। जैसे अभी आपने देखा वर्ल्ड वाइड G20 का जो ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था, इसमें हेल्पिंग का जो वर्क करता किसका था? कनाडा का था। समझ में आया? तो ये सारे आपको मालूम हुई है कि क्या क्या किसमें किसके हेडक्वार्टर है और कहाँ कहाँ पे ये फाउंड किए गए थे। आया समझ में? और जितनी भी एजेंसी चलाई जाती थी, देखिए स्पेसिफिक रूप से हेल्थ को फोकस करते हुए, सभी का हेल्थ अच्छा हो सके, स्पेसिफिक रूप से डिसीज से फ्री हो सके और एक वेल सोसाइटी प्रिपेयर हो सके, इसको देखते हुए क्या क्या किया जाता था? आपका एजेंसीज को चलाया जाता था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। What is the considered as an important aspect of treatment of certain disease? इसमें पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जब कोई भी डिसीज होती है। ठीक है, सर्टेन डिसीज कोई है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी प्रोटीन। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा? कोई भी डिसीज अगर हो रही तो उसके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा? तो इंपॉर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट। तो ट्रीटमेंट पूछ रहा है उपचार के लिए, तो यहाँ पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं तो भी रॉन्ग होगा, फैट लगाएंगे तो भी रॉन्ग होगा, प्रोटीन होगा तो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? देखिए, जब कोई डिसीज होती है, जब कोई बीमारी होती है तो हमको डाइट हमेशा उस डिसीज के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। जैसे अगर कार्डियक का पेशेंट है, अगर उसको हम फैट फ्री अगर डाइट हम नहीं देंगे तो वो और बीमार हो जाएगा। अगर उसमें फैट प्रेजेंट रहेगा या प्रोटीन है, मतलब जो भी डाइट अगर हम देते हैं तो उसके डिसीज के अकॉर्डिंग देना। तो बोला जा रहा है कि सर्टेन डिसीज अगर है तो ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा? तो वो क्या होगा? आपका न्यूट्रिशन होगा। समझ में आया? न्यूट्रिशन समझ में आ गया? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Food to be included in fever are. Food to be included in fever are. Option A high fiber food, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी प्लांटी फ्रूट्स, ऑप्शन सी रॉ वेजिटेबल्स। देखिए, अब इसमें बोला जा रहा है कि जब किसी पेशेंट्स को फीवर होता है, ठीक है, तो उसके लिए रिच अमाउंट पर उसको हम कौन सा फूड उसको एडवाइस करेंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उसको प्लांटी फ्रूट। प्लांटी फ्रूट मतलब होता है जूस एंड सूप। प्लांटी फ्रूट मतलब होता है जूस आइटम और आपका सूप हो गया, जैसे सूप हो गया, आपका दलिया हो गया, सूप हो गया, ये क्या होते हैं? जूस वाले, जिसमें वाटर मोस्ट अमाउंट में क्या हो? आपका प्रेजेंट हो। ठीक है, वाटरी फॉर्म ज्यादा हो, वो क्या होते हैं हमको। और फीवर के लिए क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए, शुगर्स, हनी, जैम्स दे सकते हैं। फूड अगर हम उसको देते हैं तो मिल्क, मीट प्रोवाइड, जिसमें प्रोटीन थोड़ा सा, प्रोटीन की वैल्यू थोड़ा रिच हो, वो चीजें हम दे सकते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका प्लांटी। और प्लांटी मतलब होता है, देखिए, प्लांट से, पौधों से बना हुआ, जो चीजें प्लांट से बनता है, जैसे कि मान लीजिए ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गया आपका, या सीड्स हो गए आपके, होल ग्रेन आइटम हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? आपके प्लांट्स, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, तो प्लांटी ऑफ फ्रूट मतलब होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट हो, पानी प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटी ऑफ फ्रूट्स। जूस में भी क्या होता है? वाटर रिच अमाउंट पे होता है आपका सूप में। यहाँ पे बोला गया हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट भी उसको नहीं देना है। ठीक है, होल ग्रेन सीरियल जिसमें बोला गया है कि जैसे व्हीट, फ्लोर, ये भी चीजें उसको नहीं देना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। होल पल्स भी नहीं देना है उसको, रॉ वेजिटेबल भी उसको नहीं देना है, बनाना भी उसको नहीं देना है। वो उसका रीजन है, देखिए, फीवर के टाइम पे क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का जो वर्क होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो वीक रहता है। और उस कंडीशन पे बॉडी क्या होती है? बहुत ज्यादा हीट एक्सपोज करती है। हीट एक्सपोज करने की वजह से पानी भी क्या होता है? हमारी बॉडी से इवेपोरेट होता है, भाप के रूप में पानी हमारा बाहर निकलता है, क्योंकि हीट इतना ज्यादा होती है, बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। 105, अगर फीवर किसी को आता है तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? उसका टेम्परेचर है बॉडी का।
तो अगर 105 डिग्री किसी को फीवर है तो उस कंडीशन पे उसको फ्लूइड वाला ज़्यादा आइटम देना होगा, क्योंकि अगर हीट एक्सपोज हो रही है, पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन पे हम उसको पानी देंगे, क्योंकि उसको क्या होगा, एक्सेसिव थर्स्ट फील होगा, ठीक है, उसको बॉडी में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट होगा। तो इस कंडीशन में उसको ये फूड आइटम उसको प्रेफर करेंगे हम, और ये फूड आइटम हमको उसको नहीं देना। हाई फाइबर बनाना, ये सारे हम किस में देंगे, आपका डायरिया के पेशेंट को दे सकते हैं। डायरिया के पेशेंट को हम ये सारी मटेरियल दे सकते हैं, लेकिन रॉ वेजिटेबल हम डायरिया के पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल मतलब होता है आपका वेजिटेबल मतलब कच्चा फूड। कच्चा फूड अगर हम देंगे तो उसको क्या होगा, डाइजेशन में मतलब इरिटेशन हो सकता है, तो डायरिया में रॉ वेजिटेबल भी नहीं देंगे। लेकिन फीवर के लिए हम क्या देंगे, मोस्ट ऑफ द प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स देंगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, What is the biggest part of human brain? What is the biggest part of human brain? Human brain का biggest part क्या है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम, ऑप्शन डी मेडुला। ह्यूमंस का जो बिगेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इसके पहले भी मैंने किसी क्वेश्चन में आपको इसका पार्ट ब्रेन का थोड़ा सा बना के बताया था कि बिगेस्ट पार्ट क्या होता है ब्रेन का। तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेरिब्रम कहलाता है। ये क्या होता है, आपका बॉडी का ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट होता है। ये कवरिंग लेयर जो होती है वो क्या होती है, मेनिंजेस होती है। क्या होती है आपकी, मेनिंजेस लेयर जो होती है वो कवरिंग लेयर होती है। देन यहाँ पे जो जूड़े जैसा आकार है, जूड़े जैसा आकार है वो क्या होता है, आपका सेरिबेलम कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरिबेलम, जो कि बैलेंस करके रखता है। बैलेंसिंग को मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका कोऑर्डिनेशन बैलेंसिंग को मेंटेन कौन करेगा, सेरिबेलम करता है। देन वहीं पे हम बात करें ब्रेन स्टेम का और मेडुला ऑब्लोंगेटा का। मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है आपका, जो कि यहाँ पे जो पोर्शन होता है वो आपका कहलाता है ब्रेन स्टेम, और यहाँ पे आपका पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। इसके ऊपर होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारे सेंटर यहाँ पे ब्रेन में बने हुए हो रहते हैं। अब यहाँ पे बात पूछा गया है कि लार्जेस्ट पार्ट तो सेरिब्रम कहलाता है आपका। ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ब्रेन स्टेम का काम होता है आपका कनेक्ट करके रखता है मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका मेडुला हो गया और ये नीचे हो गया स्पाइनल कॉर्ड। इसको कनेक्ट करके कौन काम करता है, इसको जोड़ने का काम कौन करता है, ब्रेन स्टेम करता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम का वर्क होता है ये। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, और किसको करेगा, हार्ट बीट को। इसको क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझ में आया। वहीं पे हम बात करें वेट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का वेट कितना होता है, तो उस दिन मैंने आपको बताया था 1.3 ग्राम 1.4, 1300 से 1400 ग्राम क्या होता है, ब्रेन का वेट होता है, जिसमें से ये फीमेल का वेट हो गया और ये मेल के ब्रेन का वेट होता है। समझ में आ गया। ये होता है आपका ह्यूमन ब्रेन्स का बिगेस्ट पार्ट क्या होता है, आपका सेरिब्रम कहलाता है। समझ में आया। और बात वहीं पे करें हम पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, मास्टर ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं ब्रेन के, इनका सिस्टम, इनका फंक्शन आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बीच बीच से बन के आते रहते हैं। समझ में आया, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, what is the largest organ of body? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी ग्लैंड, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी किडनी। लार्जेस्ट ऑर्गन्स क्या होता है आपका, लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ स्किन, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होगा आपका, इसका करेक्ट, तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है बॉडी का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। इसको हम क्या बोलेंगे, स्किन। ये क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन्स होता है बॉडी का। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब अगर यहाँ पे पूछा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड, क्या पूछता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो ग्लैंड क्या होती है लार्जेस्ट, तो आपका हो जाता है आंसर लीवर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने लार्जेस्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे होता है स्किन, सेकंड नंबर पे होगा आपका लीवर, देन थर्ड नंबर पे होता है आपका लंग्स, फोर्थ नंबर पे आपका होगा हार्ट, और लास्ट जो फिफ्थ नंबर पे होता है वो होता है किडनी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो अगर पूछा जाता 5 ऐसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स होते, अगर इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, तो लीवर होता, या तो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछता तो लीवर होता। इसमें पूछ लेता कि थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता, तो लंग्स आंसर होता, फोर्थ होता तो हार्ट होता, और फिफ्थ होता तो किडनी होता। समझ में आया। तो इनका आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन। वहीं पे हम बात करें लीवर के वेट की, तो लीवर का वेट कितना होता है, 1 kg to 1.8 kg किसमें होता है आपका, किसमें होता है 1.8 kg आपका
ये मेल में होता है। 0.7 से लेके 1.7 kg किसमें होता है, फीमेल में होता है। ये किसका हो गया, लीवर का वेट। देन वहीं पे हम बात करें लंग्स का, लंग्स का वेट होता है 1 kg टू 1.3, 1 kg हो गया इसमें आपका मेल का और फीमेल का, और 1.3 kg किसमें हो गया आपका, फीमेल का हो गया। जिसमें ज्यादा वेट होगा ध्यान रखिएगा वो किसका होगा, मेल का होगा। देन वहीं पे बात करें हम हार्ट का, उसके पहले भी हम हार्ट की बात कर चुके हैं। 230 से लेकर 280 तक होता है आपका फीमेल का, और 280 से लेकर होता है 340 तक क्या होता है, ये मेल का हो गया, हार्ट का वेट हो गया आपका। सबसे कम मैंने आपको बताया था किडनी का, किडनी का कितना होता है वेट, तो किडनी का वेट होता है 129 ग्राम से लेकर 137 ग्राम होता है ये मेल में। ये राइट और लेफ्ट का ध्यान रखिएगा, राइट किडनी है ये, और ये लेफ्ट किडनी का वेट हो गया ये मेल में। बात वहीं पे करें फीमेल का, तो 108 से लेकर 116 तक, 108 से लेकर 116 तक जो ग्राम वेट होता है किडनी का, लेफ्ट और राइट। समझ में आया, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट का इतना ध्यान रखिएगा। इस तरह से फीमेल का ये वेट होता है किसका, किडनी का। फीमेल की किडनी का वेट होता है 18 से लेके 116 ग्राम तक। तो सबसे कम वेट किसका होता है, किडनी का होता है। ध्यान रखिए, सबसे अगर आपका लार्जेस्ट ऑर्गन में 5th नंबर में कौन सा आएगा, किडनी। तो नंबर से मालूम होना चाहिए। एक हम आपको याद दिला देते हैं, एसएल लचके, एसएल लचके टर्म से याद रखिएगा। तो ये स्किन हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, लीवर कहलाएगा, ये आपका लंग्स कहलाएगा, ये आपका हार्ट कहलाएगा, ये आपका किडनी कहलाएगा। ऐसा लच के एक शॉर्ट टर्म हो जाएगा आपका ये। तो आप इसको इजिली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। समझ में आया। तो लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी क्या है आपका, स्किन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज ब्लड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज ब्लड। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 5%। तो कितना परसेंटेज होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 7% होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड का परसेंटेज। कितना होता है, 7%। समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द वीकेस्ट बोन इन द बॉडी, व्हाट इज द वीकेस्ट बोन इन द बॉडी। ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेप्स, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी रेडियस। तो सबसे वीकेस्ट बोन कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है सबसे वीकेस्ट बोन होती है। समझ में आया। सबसे वीकेस्ट बोन कौन सी होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पे हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड आपका कितनी वर्टिब्री, अगर बात पूछा जाए वर्टिब्री की, तो 33 वर्टिब्री होते हैं, 33। वहीं पे बात किया जाए वर्टिब्रा कॉलम की, तो कितने होते हैं, 26 वर्टिब्रा कॉलम क्या होते हैं आपके, होते हैं। समझ में आया। देन वहीं पे हम बात करें कि जो वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, जैसे कि थोरेसिक वर्टिब्रा हो गया आपका, कितने वर्टिब्रा होते हैं, सबसे पहले सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रम, कोकेक्स। ये 5 फ्यूज्ड बोन होती है, सैक्रम, कोकेक्स। ठीक है। तो आपका C7 हो गया, T12 हो गया, L5 हो गया, L5 हो गया। तो कितने हो गए आपका 19, फिर 24, 1 सैक्रम 1 कोकेक्स, 1 सैक्रम 1 कोकेक्स क्या होते हैं आपके, ये क्या हो गए आपके वर्टिब्रा कॉलम हो गए। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया, सबसे वीकेस्ट बोन अगर पूछा जाए तो क्या होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्योंकि यह एक इरेगुलर शेप में होती है और इसमें जो बोन्स होते हैं अलग अलग वर्टिब्री से कनेक्ट होके बने होते हैं। इस तरह में ये सबसे वीकेस्ट बोन मानी जाती है। समझ में आया। अगर वहीं पे हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है जबड़े की बोन्स। ठीक है। जॉ की बोन्स क्या होती है आपकी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स होती है। वहीं पे हम बात करें फीमर, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे लॉन्गेस्ट या लार्ज, सबसे लार्ज बोन कौन सी होती है, तो आपकी क्या होती है, फीमर बोन होती है। हम वहीं पे बात करें सबसे स्मॉल बोन बोली जाए बॉडी के अंदर, तो क्या होती है, स्टेप्स। ये क्या होती है आपकी थाई में, लेग में प्रेजेंट होती है, और ये होती है ईयर में। स्टेप्स क्या होती है, सबसे स्मॉल बोन होती है, सबसे स्मॉल बोन्स होती है ईयर की। तो ये क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी ईयर्स में। वहीं पे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे थिन बोन, सबसे पतली बोन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे पतली बोन, तो क्या होती है, फीबुला। ध्यान रखना, टीबिया फ्यूबुला आपने नाम सुना होगा। टीबिया बोन होती है आपकी फ्रंट में, जो लेग के सामने है उसके जस्ट बगल में क्या होती है आपकी, फीबुला बोन। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कभी पेशेंट को फ्रैक्चर्स होता है, फ्रैक्चर आने पर अगर सबसे पहले झटके किस में लगते हैं, टीबिया बोन्स में लगती है। लेकिन अगर टीबिया बोन्स अगर प्रेशर होकर फीबुला में अगर प्रेशर देती, तो सबसे पहले बोन्स कौन टूटती है, फीबुला बोन टूट जाती है, क्योंकि बहुत थिन होती है, बहुत पतली बोन होती है। तो बॉडी की सबसे थिन बोन कौन सी है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या होता है आपका, फीबुला बोन।
समझ में आया? तो इस तरह से आपका रेडियस क्या होता है, आपका हैंड्स का जो बोन होता है रेडियस अल्ला बोन, वो क्या होता है आपका रेडियस बोन। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, व्हाट आर द बोन्स अराउंड चेस्ट कॉल्ड? ऐसी कौन सी बोन्स है जो चेस्ट के चारों ओर पाई जाती है? ऑप्शन ए रिब केज, ऑप्शन बी प्लूरा, ऑप्शन सी रिब्स, ऑप्शन डी स्टर्नम। ऐसी कौन सी बोन्स पाई जाती है, तो ये बताना है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन ए रिब केज। अब रिब केज किसको बोलते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये हार्ट और लंग्स जो लोकेटेड टू, ये सबसे पहले तो इसका वर्क क्या होता है, रिब केज का वर्क क्या होगा, ये लोकेट रहती है, ठीक है, लोकेटेड रहेगा स्पेशली रूप से आपका चेस्ट में। किसमें लोकेटेड रहेगा? ये चेस्ट में लोकेटेड रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह से आपका रिब्स बना हुआ है, ठीक है, 12 रिब्स हो गए आपके ये रिब्स पाए जाते हैं 12, जिसमें से ये जो बीच वाला इसमें जो कनेक्टिविटी रहती है वो क्या कहलाता है आपका स्टर्नम। ये क्या होता है आपका स्टर्नम। 12 रिब्स होते हैं टोटल पेयर में, टोटल तो 24 हो जाएंगे दोनों साइड के मिला के। तो जो रिब केज बोला जा रहा है, रिब केज मतलब अराउंड चेस्ट वॉल, चारों ओर जो चेस्ट वॉल के चारों ओर जो पाई जाती है बोन्स चारों ओर, वो क्या कहलाती, कवर करके, जैसे कि इसमें प्लूरा जो है तो वो लंग्स को कवर करती है, और चेस्ट के चारों ओर जो पाई जाती है, थोरैक्स के चारों ओर जो पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। उस बोन को हम क्या बोलेंगे, रिब केज। समझ में आया? और ये जो इस तरह स्ट्रक्चर नुमा बनी है अलग अलग रिब्स, वो क्या कहलाती है आपकी रिब्स से होती है। स्टर्नम क्या होता है, कनेक्टिविटी या थोरैसिक कैविटी, जो थोरैसिक कैविटी कनेक्ट रहती है, ये दोनों जो 12 पेयर में पाए जाते हैं वो रिब्स जो कनेक्ट रहते हैं, बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। समझ में आया? तो कौन सा बोन्स होता है चेस्ट का, रिब केज होता है। नेक्स्ट, रिब्स मत लगा देना, चेस्ट का ध्यान रखना, रिब केज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, ऑप्शन ए कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी लेंस, नन ऑफ दीज। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब होता है आपका नियर साइटेडनेस, इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसका दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस, मतलब पास का तो दिखाई देगा उसको लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। इसका अगर डिसीज टर्म देखें तो मायोपिया, ये आई डिसीज होती है। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, इस लेंस का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉनकेव लेंस, हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। जिसको पास का दिखाई देता है दूर का दिखाई नहीं देता, उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन से लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। देन वहीं पे अगर यहाँ पे होता फॉर साइटेडनेस, फॉर साइटेडनेस मतलब होता है हाइपरोपिया। ये दोनों डिसीज होती हैं आई की, ध्यान रखिएगा किसकी डिसीज होती है, ये आई की डिसीज होती है। हाइपरोपिया अगर होता है अगर किसी को, फॉर साइटेडनेस मतलब होता है अगर उसको दूर का दिखाई दे रहा लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए कौन सा लेंस हम यूज करते, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते। अगर इस ऑप्शन में फॉर होता उसके लिए हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। आपने देखा होगा घरों में जो दर्पण यूज होते हैं, घरों में जो शीशे यूज होते हैं, वो उसमें किसका लेंस होता है, आपका कॉनकेव लेंस होता है। ध्यान रखिए, जिसमें आपका फेस दिखता है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या हुआ है, नियर साइटेडनेस हुआ है। लेकिन आपने देखा है कि गाड़ियों में अगर जिसको पीछे का देखना होता है, क्योंकि नियर साइटेडनेस हुआ है, गाड़ियों में अक्सर आपने देखा होगा कि जो गाड़ी चलाते हैं बगल साइड में जो उनके कांच लगे होते हैं, ठीक है, दूर की चीजें क्या होती है उसमें, उसका फॉर साइटेडनेस हुआ है। दूर की चीजें तो अच्छे से दिखाई देंगी लेकिन पास की चीजें उसको क्लियर नहीं दिखाई देती। ताकि उसको समझ में आ जाए, तो जो गाड़ियों में आपने शीशे देखे होंगे लगे होते हैं, तो उसमें कौन से शीशे लगे होते हैं आपके, मैं एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सको। तो ये पूछा भी जाता है कि कभी कभी की जो गाड़ियों में जो लेंस यूज होते हैं कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द कौन सा लेंस यूज होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस तो नॉर्मल एक लेंस होता है जो कि क्या होता है, अलग अलग जो आइज की जो डिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लेंस का यूज करते हैं। समझ में आया, ठीक है। देन वहीं पे अगर हम बात करें कॉर्निया, कॉर्निया भी एक प्रकार का क्या होता है आपका, ट्रांसप्लेसेंटी होता है। अगर कॉर्निया अगर किसी भी पर्सन के अगर उसमें से डैमेज होता है या ओपेसिटी ऑफ लेंस हो जाता है, कॉर्निया अगर डैमेज हो गया तो हमेशा के लिए क्या होता है, पर्सन को दिखाई नहीं देता है। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन कॉर्निया एक ऐसा पार्ट भी है जो कि क्या कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अगर किसी की डेथ होती है तो कॉर्निया किसी दूसरे की आंख में हम उसको ट्रांसप्लांट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आई पार्ट, आई कैसा कौन सा पार्ट है तो उसको हम ट्रांसप्लांटेशन कौन सा कर सकते हैं, हम कॉर्निया कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉर्निया जो है ट्रांसप्लांटेशन, इसका रीजन है ये क्यों सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, क्योंकि इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं।
ब्लड वेसल्स नहीं होने की वजह से क्या होता है, या इसमें ये डेड नहीं होती, ये डैमेज नहीं होती है, और कोई पर्सन अगर डेथ भी हो जाता है तो ये उसी तरह क्या रहती है, क्योंकि नरिशमेंट ऑफ ब्रेन के जो वेसल्स होती है वो क्या करती है, इसको नरिशमेंट करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो ब्रेन्स की नर्व्स होती हैं। समझ में आया? इसमें ब्लड वेसल्स ना होने की वजह से क्या होती है, डैमेज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टाइफाइड एंड कॉलरा आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज, फूड बॉर्न डिसीज, एयर बॉर्न डिसीज, नन ऑफ दिस। टाइफाइड और कॉलरा क्या होती है, कैसी डिसीज होती है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें होना चाहिए बोथ ए एंड बी, इसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये दोनों जो ऑप्शन होते हैं किसमें होते हैं आपके, इसका वाटर एंड फूड, क्योंकि एयर बॉर्न डिसीज होती है जो एयर के थ्रू फैलती है, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, टीबी डिसीज हो गई, ये सब किसके थ्रू फैलती है, आपके एयर बॉर्न डिसीज। वाटर बॉर्न डिसीज और आपका फूड बॉर्न डिसीज किसके थ्रू होता है, आपका टाइफाइड एंड कॉलरा होता है, ठीक है, जिसमें से वाटर टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है, कॉलरा क्या होता है आपका विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। ये इन्फेक्टेड वाटर और फूड दोनों के लेने से डिसीज होती है, इसलिए आप इसको दोनों कंबाइन करके रखोगे, जैसे सिजेला हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया, ठीक है, ये और हिपेटाइटिस ए हो गया, ये सारे जो इन्फेक्शन होते हैं वाटर और फूड के, इन्फेक्टेड फूड के वजह से क्या होते हैं, ये डिसीज कॉज होते हैं। वहीं पे हम बात करें कॉलरा के लिए, तो कॉलरा के लिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा। इंक्यूबेशन पीरियड बार बार मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। कॉलरा क्या होता है, हाफ एन आवर, कुछ घंटों में, आवरली से लेकर आपका 2 डेज या 4 डेज तक क्या रहता है, कॉलरा रहता है। और आपका टाइफाइड कितने डेज तक रहता है, तो आपका ये 14 डेज तक रहेगा, या आप इसको 7 डेज तक बता सकते हो, ठीक है, 7 to 14 डेज तक आपका क्या रहेगा, ये इंक्यूबेशन। लेकिन अगर मोर देन, अगर टाइफाइड ज्यादा अगर चल रहा है, ठीक है, अगर क्रोनिक टाइफाइड अगर जा रहा है तो वो 30 डेज तक जाएगा, 1 मंथ तक जाएगा, ध्यान रखिएगा, 5 to 30 डेज, ठीक है, 6 to 30 डेज, मतलब 7 डेज से भी ज्यादा वो जाएगा 1 मंथ तक। तो इस तरह से आपका क्या है, ये टाइफाइड कॉलरा डिसीज क्या होती है, वाटर और फूड बॉर्न डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें देखिए ऑप्शन ए लिखा है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए, बोथ ए एंड बी दोनों होगा करेक्ट। क्वेश्चन है, अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन। अब इसमें बताना है आपको कि अपेंडिक्स किसका पार्ट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है क्या आपका अपेंडिक्स। आपने लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कुछ इस तरह से देखा होगा, तो अपेंडिक्स की जो कनेक्टिविटी होती है इस तरह से आपने थोड़ा सा देखा होगा, ठीक है, ये कनेक्टिविटी आपकी अपेंडिक्स की होती है। तो और ये आपका क्या होता है अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है ऑल ओवर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अपेंडिक्स किसका पार्ट होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो अपेंडिक्स आपका होता है, तो अपेंडिक्स का वर्क क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, केवल एक ही एक ऐसा फंक्शन है कि अपेंडिक्स क्या करती है, स्टोर ऑफ द गुड बैक्टीरिया, स्टोर ऑफ गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को क्या करती है, ये स्टोर करके रखती है, कौन, अपेंडिक्स। जब मान लीजिए कि स्टमक में क्या होता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, टाइफाइड जैसे, मतलब अगर लूज मोशन वगैरह किसी को हो रहा है, कॉलरा वगैरह का अगर डिसीज हुआ है, तो उस टाइम पर हमारा जो अपेंडिक्स है, जो गुड बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर, जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ऐसे जो मैक्रोफेजेस वर्क करते हैं, उस तरह से वर्क करता है हमारा अपेंडिक्स। उस समय पे क्या होगा, इम्यून फंक्शन रिस्पॉन्स करता है, प्रिवेंशन फॉर द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से, जो भी इन्फेक्शन अगर इसमें इंटेस्टाइन में हुआ है तो उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स करता है, डिसीज से रिकवर होने का रिस्पॉन्स करता है क्या है आपका अपेंडिक्स। समझ में आए? वहीं पे हम लीवर की बात करें तो लीवर आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज का भी वर्क करता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन फॉर्म में कहाँ पे आपका जाके सिंथेसाइज होता है, तो वो लीवर में होता है आपका, ठीक है, ग्लाइकोजन जो कि मैंने कल के सेशन बताया था आपको कि जो कि पॉलीसैकेराइड्स होता है। देन उसके बाद अगर हम रेयर कंडीशन में क्या करते हैं कि इसमें जो माइन्यूट फॉर्म होता है वो पॉलीसैकेराइड का फॉर्म होता है उसके अंदर, ध्यान रखिएगा। स्प्लीन जो होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन का वो जो वर्क होता है, स्प्लीन क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है इसको। मतलब जो क्या करती हैं कि बॉडी के अंदर आरबीसी की संख्या ना बढ़ने पाए। देखो हर ऑर्गन्स का एक अलग अलग फंक्शंस होता है अपनी बॉडी के अंदर, आरबीसी की संख्या ज्यादा ना बढ़ने पाए उसके लिए स्प्लीन का जो वर्क होता है वो क्या काम करती है, ग्रेवयार्ड यानी भक्षण करने का काम करती है, आरबीसी को खाने का काम करती है कौन, स्प्लीन। समझ में आया? स्प्लीन क्या स्प्लीन को क्या बोला गया है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब वहां पे जाके आरबीसी क्या होती है, पूरी डैमेज होती है, मतलब इंक्रीज ना होने पाए हमारी बॉडी में, तो इसलिए स्प्लीन उसका काम करता है, ग्रेवयार्ड का काम करता है। समझ में आया? आत्मदाह थैली भी बोला जाता है इसको, नहीं सॉरी इसको नहीं बोलते हैं हम, लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। आत्मदाह थैली किसको बोलते हैं हम, लाइसोसोम को, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। आज के सेशन में मैंने जो एनाटॉमी के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द रखे हैं, देखिएगा, जैसा भी लगेगा तो बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो भी आप बताइएगा कमेंट्स करके। डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेल, लीवर फेल, गैस्ट्रिक कैंसर, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, डायलिसिस किसके लिए यूज किया जाता है? तो जब किडनी फेल हो जाती है, जब किडनी आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा तो इसमें क्या होगा? डिपॉजिट होगा, एडिमा, एडमेटस ऑफ बॉडी हो जाएगी, एडिमा प्रेजेंट होगा, प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर किडनी फेल हो गई तो हमको डायलिसिस करना उसका नीडफुल होगा, क्योंकि किडनी वर्क नहीं कर रही है। तो किसमें करेंगे हम? किडनी करते हैं। लीवर फेल मतलब सिरोसिस ऑफ लीवर जैसे हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर में यही है कि जो पर्सन ज़्यादा बियर वगैरह का सेवन करता है तो लीवर कैंसरस हो जाता है। ठीक है, लीवर फेल हो गया अगर, तो इसका एक ही उपाय हो सकता है कि लीवर को हम ट्रांसप्लांट करा दें। देखो, है तो ये बहुत कॉस्टली सर्जरी होती है, लेकिन एक ही इसका एक ट्रीटमेंट हो सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लीवर। ठीक है, लीवर को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं फेल के टाइम पे। गैस्ट्रिक कैंसर में, तो गैस्ट्रिक कैंसर में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कंडीशन गैस्ट्रिक कैंसर, मान लीजिए ड्यूडिनल का कैंसर हुआ है या तो फिर आपका पाइलोरी का कैंसर हुआ, तो मैंने एक आपको बताया था बिलरोज जो सर्जरी की जाती है। बिलरोज सर्जरी स्पेसिफिक रूप से मैंने आपको बताया था कि जैसे गैस्ट्रिक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी, इसका पूरा नाम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो बैक्टीरिया होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके गैस्ट्रिक कैंसर के लिए एच पाइलोरी बोला जाता है। तो मान लीजिए कि इस तरह में बिलरोज सर्जरी के थ्रू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो फर्स्ट में जैसे कि मान लीजिए कि ईसोफेगस को डायरेक्ट हम कनेक्ट, जैसे अगर कैंसरस एरिया है तो कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि हम ड्यूडिनम से कनेक्ट कर दिए, अगर कोई पार्ट अगर उसका खराब है, या तो फिर अगर हम मान लीजिए इसको हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस बोलते हैं। कनेक्ट करने का टर्म जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्ट मतलब जोड़ना होता है, एनास्टोमोसिस। ये आपका टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, ये मेडिकल का टर्मिनोलॉजी। एनास्टोमोसिस मतलब होता है कनेक्ट ऑफ द वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, एक ऑर्गन से कनेक्ट ऑफ द वन ऑर्गन टू अनदर, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन को जब हम कनेक्ट करते हैं वो एनास्टोमोसिस कहलाता है। तो कट करके हम वहाँ पे इसको किस टाइम पे करते हैं? जब गैस्ट्रिक मान लीजिए कोई भी पार्ट खराब है या कैंसरस पार्ट है कोई, तो उसको हम कट करके उस एरिया से उसको हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो वो मैंने आपको एक सर्जरी बताई, बिलरोज सर्जरी। तो फर्स्ट में ईसोफेगस का पार्ट कनेक्ट करके ड्यूडिनम से कर दिए, या ईसोफेगस का पार्ट कट करके हम जेजनम से कर दिए, या ईसोफेगस का पार्ट हम इलियम से, जो भी एरिया उसका सही होगा उससे हम कनेक्ट कर देंगे, ताकि पेशेंट का काम ना रुके, उसका पेशेंट का जो डाइजेशन है उसका हेल्थ क्या हो सके, थोड़ा सा रिलीफ मिल सके उसको, इसके लिए सर्जरी की जाती है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, किडनी फेल में हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द लॉजिकल सीक्वेंस। अब इसमें आपको बताना है कि जो एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस कैसा होगा इसका? तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि ऑप्शन ए क्या है? इम्पेयरमेंट होगा, ऑप्शन बी डिसीज होगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? हैंडीकैप। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि डिसीज होगी कि इम्पेयरमेंट होगी कि डिसेबिलिटी होगी कि हैंडीकैप होगा। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा आपको ये बताना है। फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले इसका ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सीक्वेंस अगर किसी का होगा तो सबसे पहले क्या होगा? डिसीज होगी। किसी को सबसे पहले जब बीमारी होगी तब तो होगा ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, डिसीज होगा। देन इसके बाद डिसीज के बाद क्या होगा आपका? अगर इसमें पूछा जाए तो सबसे पहले बी नंबर होगा, उसके बाद ए नंबर होगा, उसके बाद आपका क्या होगा? डिसेबिलिटी होगी, सी नंबर होगा, लास्ट में होगा इसका आपका हैंडीकैप। समझ में आया? तो फर्स्ट अगर बोला जाए तो पहले जब किसी को डिसीज होगी, बीमारी होगी, तभी तो उसकी बॉडी क्या होगी? इम्पेयर होगी, वर्क नहीं करेगी। देन उसके बाद क्या होगा? वो डिसेबल हो जाएगा, वर्क करने में सक्षम नहीं रहेगा, वो किसी भी काम करने को सक्षम नहीं होगा जब उसको बीमारी हो जाएगी। और लास्ट में वो हैंडीकैप की कंडीशन में आ जाएगा। हैंडीकैप मतलब पूरी तरह से ना उठ पाना, ना बैठ पाना, ना चल पाना, ठीक है, ना खा पाना, ना सो पाना, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो हैंडीकैप का प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया? तो जब किसी को मतलब एक सीक्वेंस होता है कि मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्चर का मैं आपको बता दूं, फ्रैक्चर में अगर सबसे पहले तो उसको डिसीज कंडीशन क्या आया? फ्रैक्चर आ गया। देन वो इम्पेयर हो गया, डिसेबल मतलब अब काम करने का वर्क करने के लिए वो एबल नहीं है अब। देन उसके बाद वो हैंडीकैप हो गया। तो ये एक डिसीज का सीक्वेंस भी बनेगा आपका। फ्रैक्चर का एक सीक्वेंस आपको बताया गया कि मोस्ट पहला इसका सीक्वेंस क्या होगा? तो पहला क्या होगा? डिसीज हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,
देन इसके बाद इसका इम्पेयरमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्या होगा, साइलेंट इपिडेमिक ऑफ कंट्री इज। अब इसमें पूछा गया साइलेंट मतलब होता है शांत, और इपिडेमिक तो आपको पता है आउटब्रेक ऑफ डिसीज, इंडेमिक मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिसीज। इस टर्म को कम्युनिटी के अंदर बार बार मैं रिवाइज करती हूँ कि इसको ध्यान से पढ़ना। इपिडेमिक मतलब होता है आउटब्रेक ऑफ डिसीज, आउटब्रेक मतलब होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में डिसीज का फैलना। और कांस्टेंट एरिया, कांस्टेंट जियोग्राफिकल मतलब कांस्टेंट मतलब एक ही जगह पे कोई करंट केस अगर वहां पे है वो क्या कहलाएगा, आपका इंडेमिक कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है साइलेंट मतलब शांत। ऐसा साइलेंट डिसीज कंट्री में कब मतलब आउटब्रेक हुई थी, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, क्रोनिक लीवर डिसीज, या आपका क्रोनिक हार्ट डिसीज, या आपका एल्जाइमर डिसीज। तो ये कौन सी डिसीज है, किसकी वजह से हुआ था आपका, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि क्रोनिक डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, क्रोनिक लीवर डिसीज, क्रोनिक हार्ट डिसीज, ये क्या होते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में अफेक्ट करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, जो कि ये किसी को इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। अब हार्ट डिसीज हो गया, हार्ट ब्लॉक हुआ तो दूसरे को थोड़ी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। आर्टरी अगर ब्लॉक हुई है, डिसीज हुई है, तो दूसरे को थोड़ी कन्वर्ट करेगा। अगर क्रोनिक लीवर डिसीज है, दूसरे को थोड़ी कन्वर्ट करेगा, नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन जो आपका एल्जाइमर डिसीज है, एल्जाइमर डिसीज क्या होता है, आपका इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। ब्रेन में जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वो इन्फेक्शन आपका इससे भी हो सकता है कि अगर मैंने उस दिन आपको बताया था कि जैसे कि मीजल्स डिसीज हो गई या आपका मम्स डिसीज हो गया, ठीक है, इस तरह अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल अगर इन्फेक्शन होता है तो वो ब्रेन में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है आपका। समझ में आया, वो कहाँ इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इंसेफेलाइटिस वगैरह मैंने आपको इसमें ऑप्शन बताया था। तो एल्जाइमर डिसीज जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सेनाइल डेमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होगा, सेनाइल डिमेंशिया, क्योंकि ये डिमेंशिया का एक टाइप है। डिमेंशिया एक साइकेट्रिक डिसीज होती है। डिमेंशिया क्या होती है, साइकेट्रिक डिजीज। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है, और ये कब होता है, ओल्ड एज में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया इपिडेमिक, साइलेंट रूप से कौन सा इपिडेमिक कंडीशन आया सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर आया, तो वो आया एल्जाइमर डिसीज, जिसको सेनाइल डिमेंशिया बोला गया। और इसमें होता क्या है, मेमोरी क्या होती है, लॉस हो जाती है। मेमोरी क्या होगी, याददाश्त जो होती है वो क्या होती है, लॉस होती है। और वो क्यों होता है ये भी ध्यान रखिए। या तो ये एक इपिडेमिक कंडीशन जो कि क्या होती है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो प्रॉब्लम क्या होती है, एबनॉर्मल बुल्डअप प्रोटीन, प्रोटीन क्या होती है, एबनॉर्मल रूप से बनना शुरू हो जाती है ब्रेन में। ये कंडीशन इपिडेमिक बताया गया ना, तो आपको इपिडेमिक कंडीशन बताना होगा। बुल्डअप प्रोटीन कैसा बनता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब सामान्य रूप से नहीं, एबनॉर्मल बुल्ड अप प्रोटीन इन द ब्रेन। ब्रेन में जब एबनॉर्मल रूप से प्रोटीन बनने लगती है तो वो क्या कहलाता है, आपका एल्जाइमर डिसीज कहलाता है। और इसमें मेमोरी क्या होती है, लॉस हो जाती है, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन, इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ए से नाम रखना, एल्जाइमर और एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, डैमेज होने लगता है, ठीक है, इम्पेयर होने लगता है, इसका जो लेवल है वो कम होने लगता है, तो वो क्या होता है, आपका एल्जाइमर डिसीज हो जाता है। और इसके लिए हम ट्रीटमेंट में ड्रग्स क्या यूज करेंगे, जैसे गैलेंटामाइन हो गया, ठीक है, रिवेस्टिगमाइन हो गया, या डोनेपेजिल हो गया। आप ड्रग्स का ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करोगे, ड्रग कौन सा यूज करोगे, ड्रग तो एक नाम लिख लीजिए, डोनेपेजिल, डोनेपेजिल जैसे ड्रग हो गया। एक और ड्रग है गैलेंटामाइन भी होता है, गैलेंटामाइन, कौन सा ड्रग, गैलेंटामाइन, ठीक है, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, रिविस्टिगमाइन। तो इस तरह से जो ड्रग्स होते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए इसको दिए जाते हैं। तो साइलेंट एपिडेमिक क्या कौन सी डिसीज थी, आपकी एल्जाइमर डिसीज थी, ठीक है, इसको हम सेनाइल डिमेंशिया बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टिविटी इज नोन एज। ऐसा टाइम कौन सा इंटरवल होता है जो आपका इन्फेक्शन और इन्फेक्टिविटी, मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी को क्या करता है, इसको क्या मैंने कल के सेशन में बताया था आपको, एक तो इंक्यूबेशन बताया था, एक इन्फेक्टिविटी रेट बताया था। तो इंक्यूबेशन मैंने आपको बताया था इन्फेक्शन और मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, तो इसको हम कौन सा ऑप्शन बोलेंगे इसमें। और ये ध्यान रखिएगा, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, सीरियल इंटरवल हो गया, या जनरेशन टाइम हो गया, या विंडो पीरियड हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें टाइम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, उस टाइम को क्या कहते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा।
टाइम पूछा गया है, उस टाइम को क्या कहेंगे हम, जब इन्फेक्शन और उसकी इन्फेक्शन रेट, संक्रमण का जो कंडीशन होता है उसका मैक्सिमम जो पीक पॉइंट बोलना चाहिए, मैक्सिमम लेवल जो पहुंचता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जनरेशन टाइम। क्यों? क्योंकि जो सीरियल इंटरवल था, कल के मैंने सेशन में आपको बताया था कि प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच का जो गैप होता है, प्राइमरी केस जब होता है, जैसे जब कम्युनिटी के अंदर प्राइमरी केस आते हैं एंड सेकेंडरी केस आया, क्या आता है, सेकेंडरी, दोबारा से फिर से वही केस आ गया, ठीक है। अगर सेकेंडरी केस आ गया तो इन दोनों केस के बीच का जो टाइम होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी बीच का जो टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं सीरियल इंटरवल। एक सीरियल से चलता था और उसके बीच में गैप आया थोड़ा सा, फिर से वो सेकेंडरी क्या हो गया आपका डिसीज, फिर से क्या हो गया, फिर से वो केस आ गया, तो उसके बीच का जो गैप हुआ वो क्या कहलाता है, सीरियल। अब विंडो पीरियड क्या होती है, विंडो पीरियड मैंने आपको बताया था कि जब पैथोजन एंट्री करता है, जब कोई बैक्टीरिया एंट्री करता है तो उसकी एंट्री से लेकर, बैक्टीरिया की एंट्री से लेकर उसका कंफर्मेशन डायग्नोसिस, एंट्री, ये इंक्यूबेशन हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया इसका एंट्री किया, देन उसके बाद उसका जब डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जब कंफर्म हो गया, तो वो क्या कहलाता है आपका विंडो पीरियड। समझ में आया? मतलब पैथोजन ने शुरू कर दिया, विंडो से बाहर आ गया, वो उसको हम विंडो पीरियड बोलेंगे। पैथोजन बाहर आ गया और डिसीज इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेटिव नहीं हुआ, डायग्नोसिस कंफर्म होगा, तब वो क्या कहलाता है आपका विंडो पीरियड। मतलब उसको डिसीज है कि नहीं है, वो कहलाएगा उसका विंडो पीरियड, ठीक है। पैथोजन के एंट्री से लेके कंफर्मेटिव डायग्नोसिस तक की हमको क्या बोलेंगे रेट को, विंडो पीरियड। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज नोन एज, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज नोन एज। अब इसमें पूछा जा रहा है कि रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कौन सा प्रिवेंशन यूज करोगे। ऑप्शन ए सबसे पहला पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्रिमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्सरी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन मैंने आपको इसके पहले भी टर्म में पढ़ाया था। प्राइमरी प्रिवेंशन, सबसे पहले पूरे प्रिवेंशन को आप समझिए। प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, रिस्क फैक्टर होने के पहले, रिस्क फैक्टर होने के पहले क्या करना, बिफोर रिस्क फैक्टर आप बोल सकते हो, बिफोर रिस्क फैक्टर। जब कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होने के पहले ही हम क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब आप गाड़ी में बैठते हो, आपको हेलमेट लगाना है, ठीक है, हेलमेट लगाना है, और हेलमेट लगाने से आप गाड़ी में बैठने से पहले आपने हेलमेट लगा लिया, तो आप इससे क्या प्रिवेंट कर सकते हो, रिस्क फैक्टर, मतलब होने से पहले ही आप उस कंडीशन को रोक रहे हो, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आ जाएगा। देन हेल्थ एजुकेशन भी आपका क्या कहलाएगा, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। बात वहीं पे हम करें आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में देखिए दो मोड आते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब होता है आफ्टर रिस्क फैक्टर, आफ्टर रिस्क फैक्टर, आफ्टर रिस्क फैक्टर मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गया है, उसके बाद अगर आप कोई मतलब वहां पे सॉल्यूशन निकालते हो। आफ्टर रिस्क फैक्टर, अगर कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गया उसके बाद कोई सॉल्यूशन निकालते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या कहलाएगा, अब जैसे कि मान लीजिए रिस्क फैक्टर में हम बताएं आपको कि जैसे कि मान लीजिए इसमें दो मोड होते हैं, आपका एक हेल्थ एजुकेशन भी आता है और इसमें एक आता है आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में तो आपका हो गया, हेल्थ एजुकेशन में तो मान लीजिए कि जैसे स्पेसिफिक कोई डिसीज हो गई, स्पेसिफिक डिसीज जैसे कार्डियक का पेशेंट्स हो गया, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन के अंडर दो मोड काम करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, कार्डियक का पेशेंट हो गया तो उसको आप प्लान करके क्या दे रहे हो, कौन सा डाइट दोगे, आप फ्री फ्रॉम डाइट देते हो, ठीक है। फ्री फ्रॉम अगर उसको हम फैट डाइट दे रहे हैं तो वो किस में जाएगा, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा। वहीं पे हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, जब आप किसी भी पेशेंट को डायग्नोसिस और किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो, ट्रीटमेंट डिसीज होने के बाद, अगर डिसीज प्रेजेंट हो गई उसके बाद अब आप उसको डायग्नोसिस करोगे, देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करोगे, उपचार करोगे, या कोई थेरेपी अगर आप करते हो, थेरेपी अगर आप करते हो तो वो भी आपका किस में जाएगा, आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में कहलाएगा। देन टर्सरी में आपका क्या होगा, रिहैबिलिटेट ऑफ द पेशेंट, रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट मतलब होता है पुनः पहले की जैसी कंडीशन में पेशेंट को लाना, जैसे पहले की कंडीशन में पेशेंट था उस कंडीशन में उस पेशेंट को लाना, वो क्या कहलाता है आपका रिहैबिलिटेशन कंडीशन कहलाता है। समझ में आया, वो कौन सी कंडीशन कहलाएगा, आपका रिहैबिलिटेशन। तो इसमें क्या पूछा गया है, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर,
जब आप रिस्क फैक्टर को क्या करोगे, रोकने का काम करोगे। जब आप रिस्क फैक्टर को रोकोगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, इसमें आपका प्राइमरी कहलाएगा, या तो फिर आपका सेकेंडरी कहलाएगा, या आपका प्रिमोडियल कहलाएगा, या आपका सेकेंडरी कहलाएगा। तो आप जब रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे हो होने से पहले, क्योंकि रिस्क फैक्टर को ही रोक रहे हो, ठीक है, रिस्क फैक्टर को ही रोक रहे, क्योंकि अगर रिस्क फैक्टर हो जाता है तो कोई ना कोई डिसीज होगी, रिस्क फैक्टर हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रिमोडियल। मतलब टर्म को समझना है, रिस्क फैक्टर अगर है, रिस्की करने वाला कोई फैक्टर है, वहां पे इसको प्रिवेंट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रिमोडियल प्रिवेंशन कहलाएगा। देन इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि आप अगर मान लीजिए कि किसी का प्राइमरी प्रिवेंशन अगर आप बताते हो, प्राइमरी प्रिवेंशन में होता क्या है कि डिसीज को आने से ही रोकना, ठीक है, वो अगर डिसीज को आने से रोकता है तो वो क्या कहलाता है, आपका रिस्क फैक्टर, वो प्राइमरी में जाएगा। देन डिसीज के लेट स्टेज अगर पहुंच गई, टर्सरी में, सेकेंडरी में तो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, और जब डिसीज लेट स्टेज में पहुंच जाती है, मतलब लेट मतलब सबसे लास्ट स्टेज में, लेट स्टेज हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए किसी कोई भी पेशेंट, मान लीजिए डायबिटीज का पेशेंट्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए वो डायबिटीज का पेशेंट्स हो गया, डायबिटीज का पेशेंट्स अगर है तो पेशेंट को पता है कि डायबिटीज है, तो उसको बोल दिया गया कि जाइए आप अपने घर में अब क्या करिए कि ग्लूकोज का लेवल चेक करते रहिएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज का लेवल तो वो घर में जाके चेक करेगा, लेकिन वो उसकी स्टेज क्या कहलाएगी, लेट स्टेज कहलाएगी, क्योंकि उसकी बीमारी है, अब उसको अब क्या करना है, हमको ठीक करना है, और वो किस कंडीशन में पहुंचा है, जाके टर्सरी। उसका प्राइमरी भी हो चुका है, सेकेंडरी मतलब उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो चुका है, और पेशेंट को अब उसमें किस में ले जाना है, आपको रिकवर करके उसको पहले वाली कंडीशन में ले जाना है। तो उसके लिए कौन सा स्टेज चला जाएगा, लेट स्टेज। कभी कभी कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कि ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने वाला, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने वाला जो पेशेंट्स होता है वो कौन से प्रिवेंशन में आएगा। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर पेशेंट्स खुद से अगर चेक कर रहा है, अगर कोई कम्युनिटी हेल्थ नर्स पेशेंट्स को बोलती है कि जाके आप खुद से चेक करिए, या मान लीजिए कि अगर कोई हॉस्पिटल की कोई स्टाफ नर्सेज अगर बोलती है कि आप खुद से चेक करिएगा डेली टू डेली रूटीन में, तो वो किस में जाएगा, आपका टर्सरी प्रिवेंशन में ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेट स्टेज भी किस में आता है, आपका टर्सरी प्रिवेंशन में आता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल हो, या तो फिर चाहे बीपी चेक करने के लिए बोला जाए कि कोई अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट्स है तो उसको बोल दिया जाए कि आप घर में इसको चेक करते रहिएगा, तो वो उसको डिसीज तो है मालूम है, उसको वो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो रिकवर होना चाहता है पहले जैसे की कंडीशन में, तो उसको बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप करते रहना पड़ेगा। तो लेट स्टेज भी किस में जाती है, आपकी टर्सरी प्रिवेंशन में जाती है। तो प्राइमरी में क्या है, सॉरी पहला अगर पूछा जाए, पहला प्रिवेंशन अगर आता है, इसको सीरियल से याद रख लीजिएगा, तो पहला आता है प्राइमरी, सेकंड आता है आपका सॉरी प्रीमोडियल, पहला आता है, सेकंड आता है प्राइमरी, थर्ड आता है आपका सेकेंडरी, फोर्थ आता है आपका टर्सरी। 4 प्रिवेंशन होते हैं कम्युनिटी के अंदर। प्रीमोडियल मतलब होता है रिस्क फैक्टर को आने से पहले, बिफोर रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर आने से पहले ही उसको रोक लेना। आफ्टर रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर अगर प्रेजेंट हो गया है उसके बाद उसको रोकना, ठीक है, उसको, या कोई डिसीज अगर रिस्क फैक्टर लिखा है प्लस उसमें लिखा है कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, डिसीज को आने से पहले रोकना। रिस्क फैक्टर एंड डिजीज दोनों चीजें आएंगी, ध्यान रखना, रिस्क फैक्टर या तो फिर डिजीज, और इसमें केवल रिस्क फैक्टर रहेगा प्रीमोडियल में, डिसीज कंडीशन नहीं रहेगी। लेकिन प्राइमरी में रिस्क फैक्टर को अगर वो प्रेजेंट हो गया है रिस्क फैक्टर, और डिजीज के आने से पहले क्या करना है, रोकना, प्राइमरी में जाएगा। ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस को प्रिवेंट करना आपका सेकेंडरी में जाएगा। और टर्सरी में क्या कहलाएगा आपका, क्या जाएगा आपका, लेट स्टेज जाएगा या रिहैबिलिटेशन जाएगा। कौन सा स्टेज, लेट स्टेज आप बता सकते हो इसमें, या आप इसको रिहैबिलिटेशन बता सकते हो। रिहैबिलिटेशन स्टेज किस में जाएगा, आपका टर्सरी में जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इस तरह से कम्युनिटी के सारे प्रिवेंशन, आपको कम्युनिटी के सारे डिसीज और सारी कंडीशन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो आपका ये इसके पहले जो दिया गया था, आपने देखा होगा कि इसमें आप इसमें कोविड-19 के टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो वैक्सीन थी आपका, जो क्लोरोक्वीन जो ड्रग्स था, तो ट्रायल किया गया था। आपने सुना होगा ना कि क्लोरोक्वीन जो था, ठीक है, तो क्लोरोक्वीन जो ड्रग था वो कीमो प्रोफिलैक्सिस में आता है। मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको और बता देती हूँ, ये नाम है कीमो प्रोफिलैक्सिस। कीमो प्रोफिलैक्सिस, कीमो प्रोफिलैक्सिस भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ये कौन से प्रिवेंशन में आएगा। तो ये प्रिवेंशन में आता है आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रीमोडियल में नहीं जाएगा, ये जाएगा प्राइमरी में। क्यों, क्योंकि रिस्क फैक्टर इसमें प्रेजेंट था, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट था लेकिन डिसीज एब्सेंट थी। कैसे,
अब ये कीमो प्रोफिलैक्सिस का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगी जिससे आपको मालूम है। मैंने आपको बताया अभी, इसके पहले मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कंडीशन दो चीजों पर, दो मोड पर काम करती है, हेल्थ एजुकेशन पे भी काम करती है और आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन पे भी काम करती है। स्पेसिफिक रूप से आप कीमो प्रोफिलैक्सिस कर रहे हो या किसी को ट्रायल कर रहे हो, कीमो प्रोफिलैक्सिस मतलब आपको ट्रायल करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी को कोविड-19, अगर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ट्रायल किया गया था उसके रिस्क फैक्टर को देखने के लिए, ठीक है, कि मतलब उसको रोकना कैसे है, रिस्की फैक्टर को देखने सबसे पहले ट्रायल किया जाता है। मान लीजिए कोविड-19 का जब किसी एक वर्कर को जब क्या किया गया था, क्लोरोक्वीन एक ड्रग्स दी गई थी, आपने सुना होगा। क्लोरोक्वीन एक कीमो की ड्रग्स थी। किसकी ड्रग थी? कीमो प्रोफिलैक्सिस ड्रग्स थी। वो ट्रायल की गई थी। तो वो किस प्रिवेंशन के अंदर आएगा? कीमो मतलब क्या होता है? कीमो लगाना, कीमो का मेडिसिन किसके लिए होता है? कैंसर के पेशेंट को देने के लिए होता है। और क्लोरोक्वीन ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स सबसे पहले जो ट्रायल की गई थी कोविड-19 में, एक वर्कर को दी गई थी, कोविड-19 के समय पे ट्रायल किया गया था। तो उसका वो देखने के लिए कि क्या ये, उसमें डिसीज तो नहीं था वर्कर के अंदर, लेकिन उसका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देखने के लिए कि अगर ये जो ड्रग्स है इसको अगर हम देंगे तो क्या अफेक्ट आएगा। तो कीमो प्रोफिलैक्सिस जो ड्रग्स है वो भी किसके लिए देते हैं? हम ट्रायल करने के लिए देते हैं, रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, ना कि हम डिसीज को पूरी तरह से क्योर होने के लिए देते हैं। समझ में आया? तो कीमो प्रोफिलैक्सिस अगर एग्जाम्पल आता है कभी मान लीजिए, तो इसका एग्जाम्पल भी क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। समझ में आ गया होगा? मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, प्राइमरी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिमोडियल प्रिवेंशन, क्योंकि ये आपका रिस्क फैक्टर को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, प्रिमोडियल प्रिवेंशन। समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा आपको? और अगर कम्युनिटी के क्वेश्चन हो गए, आपके गायनिक के क्वेश्चन हो गए या एनाटॉमी के क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चनों में किसी को डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, और हम नेक्स्ट सेशन के साथ में नए क्वेश्चन के साथ में लेके आएंगे कल फिर। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।